वक्त की रफ्तार। हमने जन्म लिया, पले बड़े और अब जन्म दे रहे हैं आने वाले वक्त को। निकिता, तुम ये सब क्यों सोच रही हो आज? मैं कहाँ सोच रही हूँ, ख्याल आने लगे हैं। माँ होने का एक अलग ही एहसास होता है। इस सृष्टि को आबाद रखने के लिए माँ अपना योगदान देती है। कितना सुखद अनुभव है ये योगेश। निकिता, तुम पहली बार माँ बन रही हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर? डर किस बात का? माँ अगर डरने लगेगी तो ये संसार कैसे चलेगा? योगेश, मुझे उसकी हल्की हल्की आहट सुनाई देती है। वो बहुत चुलबुला है। अंदर ही अंदर वो मुझे पुकारता है, बहुत प्यार करता है। वो उसकी आवाज भी सुनाई देती है, उसका कहना भी समझती हूँ मैं। निकिता, वो कैसा होगा? बहुत प्यारा। और लगेगा कैसा? बिल्कुल आपकी तरह। वो इस खानदान का चिराग होगा। उसमें मेरी आंखें और आपकी नजर होगी। उसका कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। नाम? नहीं नहीं, उसकी बुआ बिगड़ जाएगी। क्यों? अरे बाबा, नाम रखने का पूरा अधिकार तो मानसी ने ले रखे है ना। नाम तो वही रखेगी। अच्छा ठीक है, उसे ही रखने दो। योगेश, कितना भाग्यशाली होगा वो जो देशरत्न खानदान में जन्म ले रहा है, जहां पर परंपराओं का सम्मान है, जहां पर आदर्शों की बुनियाद है, जहां पर सच्चाई और इंसाफ को पूजा माना है, जहां पर मेहनत और ईमानदारी की कदर की जाती है। ऐसे घर में आ रहा है वो। उसके नन्हे कदमों की आहट से मेरी दुनिया बदल जाएगी। निकिता, आने वाला तो भाग्यशाली है ही, लेकिन मैं तो इस खानदान को भाग्यशाली समझूंगा अगर आने वाले के भाग्य से इस खानदान पर जो दुर्भाग्य का साया है वो हट जाए। चाहे वो अपनी किस्मत में चांद सितारे ना लाए, पर उसके नन्हे कदमों की आहट पर चलकर इस घर की जो सुख शांति छिन गई है, शायद वो लौट आए। हेलो। हाँ बा, हाँ सब ठीक है यहाँ पे। हाँ निकिता पहुंच गई कल, वो भी ठीक ठाक है। हाँ, और तुम स्वामी जी के आश्रम में गई थी, वहाँ स्वामी जी से मुलाकात हुई? और तुम बार बार स्वामी जी से ये बात क्यों पूछती हो? अरे बाप, मन की शांति के लिए वहां गई है, और स्वामी जी से ये वारिस की बात करके फिर क्यों चिंता कर रही है? ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। बा का फोन था? हाँ। क्या कह रही थी बा? नहीं कुछ खास नहीं, हुई अपनी यात्रा के बारे में बता रही थी। डैड, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा फोन आने के बाद आप उदास हो गए। तुम्हें यह सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, मेरी बात को गलत मत समझिए।
हो सकता है आप मुझे कुछ बताना ना चाहते हो। मैंने जो देखा बस वही कहा। डैड, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? हम एक ही छत के नीचे रहते और एक दूसरे की चिंताओं को नहीं बांट सकते? समझ गया मैं, आपका दिल बट गया है। आप मुझसे अपनी कोई परेशानी नहीं बांटना चाहते। डैड, बा का फोन था ना, वो परेशान थी। उन्होंने वारिस के बारे में और स्वामी जी के बारे में क्या कहा? योगेश, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। भैया, ये रही वो किताब उस दिन आप मांग रहे थे ना। वहां रख दो। क्या कैरेक्टराइजेशन है ना, ममता और प्रेम इन दोनों को इतना अच्छा जोड़कर लिखा है। आपको वो कैरेक्टर याद है? मानसी प्लीज, मैं ये सब सुनने के मूड में नहीं। क्या बात है भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मुझे नहीं बताएंगे? मानसी, हर बार कुछ ना कुछ होना जरूरी नहीं होता, और अगर कुछ है भी तो बताना जरूरी है क्या? आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। रुको मानसी। क्या है? बुरा मान गई तू? मैं क्यों बुरा मानने लगी? आप बड़े हैं, जब जी में आए जो चाहे कहें, अधिकार है आपको। मैं बुरा मानने वाली कौन होती हूँ? I'm sorry मानसी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कभी कभी बिल्कुल चिढ़ जाता हूं मैं। भैया, क्या हो जाता है आपको? कितने शांत थे आप। मानसी, मेरी शांति खो गई है। मुझे अपना वजूद नजर नहीं आता। कौन हूं मैं? इस घर में मेरी क्या जगह है? भैया, अभी कैसी बातें सोचने लगे आप? सच कह रहा हूं मानसी, अभी बा का फोन आया था। पता नहीं डैड की क्या बात हुई उनके साथ। फोन रखने के बाद डैड एकदम उदास हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों उदास हैं? उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब तुम ही बताओ मानसी, अगर मैं उनकी परेशानी की वजह जानना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? आखिर बेटा हूं मैं उनका, उनके दुख में मुझे दुख होता है। होगी कोई बात, नहीं बताना चाहते होंगे, उसमें क्या? क्यों नहीं बताना चाहते मुझे? अरे हम आपस में बातचीत करके उस चिंता का कोई हल भी तो निकाल सकते हैं। उन्हें किस बात की चिंता है? क्या आप सचमुच नहीं जानते भैया? जानता हूं मानसी, मुझे और विलास भैया को लेकर ही हमेशा चिंतित रहते हैं वो। मगर क्या भैया? अब इस टॉपिक पे वो आपसे क्या बात करेंगे? नहीं मानसी, बात वो नहीं है, कोई और ही बात है। फोन पर बा डैड से स्वामी जी और वारिस के बारे में कुछ जिक्र कर रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसे लेकर बा और डैड इतने चिंतित हैं? मुझे नहीं मालूम। यही तो मैं कह रहा हूं मानसी, अब हम बच्चे नहीं रहे। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल ना हो सके तो फिर परिवार का मतलब ही क्या है? इतना आसान नहीं है एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होना। भैया, जब हम सब प्रजासत्ताक की तरक्की की खुशियां मना रहे थे,
तब आप उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। अब जब वो आपको अपनी चिंताओं में शरीक नहीं करना चाहते तो आपको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे। तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहो, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस घर के लिए मुझे पराया समझो, कोई शिकायत नहीं करूंगा मैं। विलास भैया, जिन्होंने इस घर के लिए दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया, उन्हें ही तुम अपना समझो, अपना बनाओ और लाड प्यार करो उनके साथ। कोई शिकायत नहीं होगी मुझे मानसी। गलत समझ रहे हैं आप भैया। पापा आप दोनों को कम या ज्यादा प्यार नहीं करते, वो दोनों को चाहते हैं, दोनों को प्यार करते हैं। आप दोनों के लिए उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों भेदभाव नहीं है उनके मन में? क्यों करते मेरी बराबरी उनके साथ? वो आखिर मैं उनका बेटा हूं। भैया अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पापा अपने खून के रिश्तों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को मानते हैं। आप उनके बेटे जरूर हैं, मगर विलास भैया उनकी जिम्मेदारी है, और पापा उन लोगों में से हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के सामने अपने रिश्तों को नकार देते हैं। योगेश से इस तरह ये बात छुपाकर क्या होगा, और उसे बताकर भी क्या होगा? वो भी चिंता के घेरे में आ जाएगा, उसके साथ निकिता भी। कैसा अकेलापन है ये, मन की बात जुबान पर नहीं ला सकता। ये तनाव सहने के अलावा और क्या है हाथ में? थैंक यू। कहाँ है वो? हाँ। हाय योगेश। अरे हाय, आ बैठ। कैसे हो? ठीक हो यार? बोल, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तूने? तू जल्दी में है? हो भी और नहीं भी। मतलब ये है कि सवेरे सवेरे अगर तू मुझे कहीं ले जा रहा है ट्रीट करने, तो मैं जल्दी में बिल्कुल नहीं हूँ, और अगर तू बिजी है तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करता? अपना तो ऐसा ही भाई, अकेला हो ना। तेरा क्या है, घर है, बीवी है, घर वाले हैं। अपना ऐसे थोड़ी है। सच कह रहा है तू? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बोल, क्या काम था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? चलो, ये भी सही। तूने अपनी कीमती वक्त तो निकाला अपने दोस्त के लिए, जो बिल्कुल अकेला है। अकेले होने का भी एक अलग ही मजा है विशाल। ये तो सच है। वैसे हर किसी को दूसरे की थाली ज्यादा स्वादिष्ट नजर आती है। सच है विशाल। तुझे देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। कितना बेफिक्र है तू, दुनिया के सब गमों से दूर। सो तो है, लेकिन अब तुझे किस बात का गम है? पता नहीं यार, सब कुछ बिखर सा गया है, तितर बितर हो गया है सब। हुआ क्या है? कुछ नहीं विशाल,
छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन डैड आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। देर रात तक वो कुछ सोचते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? वही मेरे और विलास भैया के बीच तनाव। उम्र के इस मुकाम पर आकर उन्हें यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। ना वो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही मैं उन्हें। तू उनसे साफ साफ बात क्यों नहीं करता? वो मेरी बात नहीं समझते, मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। वो तो माफी मांग ले उनसे। नहीं विशाल, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरा अहंकार मुझे रोक रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया, किन हालात में किया, ये मैं जानता हूं। अपने आप को दोषी मानकर अपने आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि डैड मुझे सपोर्ट करे, मेरी मदद करे। कुछ समझ में नहीं आ रहा विशाल, मैं क्या करूं। अगर ऐसा है योगेश, तो तू इन सब बातों को भूल जा और अपनी मस्ती में जीना सीख। देख योगेश, तू बुरा मत मान, लेकिन ना तू आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। एक तरफ तो तू कहता कि तेरी कोई गलती नहीं है, ऊपर से ये भी कहता कि तू उनके परेशानी से परेशान है। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। देख योगेश, बीच मझधार में अटकने से कोई फायदा नहीं। या तो उस किनारे जा या इस किनारे आ। मेरे ख्याल में तुझे अपने पिता से विजय राज की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने पिता से बात करनी चाहिए। दफ्तर में वो होंगे विजय राज देश रत्न, लेकिन घर में तो तेरे अपने पिता है ना। साफ साफ बात कर उनसे, दिल खोल दे उनके सामने। यस, हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए मिर्जा साहब, आइए आइए। कैसे कैसे हैं विजय जी? मैं ठीक हूँ जी। आप कब आए? मैं आज सुबह आया, मंत्रालय में कुछ काम था, निपटा कर सीधा आपके यहाँ आ रहा हूँ। कोई खबर खास? नहीं, कोई खास खबर नहीं। भाई मुबारक हो विजय साहब, प्रजासत्ताक ने काफी जोर पकड़ लिया। अच्छी तरक्की की है विलास ने। हाँ, प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन काफी बढ़ गई है। वो तो बढ़नी थी, रात दिन जो मेहनत करते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, उससे बगैर तो कुछ नहीं होता। अगर विलास आ गया तो मैं उसे मिलकर मुबारक देना चाहूंगा। वो तो न्यूयॉर्क गया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। और योगेश कहाँ? पता नहीं, शायद आ गया हो। ये साकार भी अच्छा चल गया है, लेकिन समझ में नहीं आता ये बीच पे क्या हो गया था विजय। योगेश ने डीएम के बारे में सफाई छाप दी, मैं तो पढ़कर हैरान हो गया। ये सब मत पूछिए मिर्जा साहब, बहुत दुखी कर दिया इन बातों ने मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है मिर्जा साहब। आप तो जानते हैं कि विलास और योगेश के बीच में क्या हो रहा है। विलास ने योगेश को प्रजासत्ताक की प्रेस देने से इनकार कर दिया, उसका न्यूज प्रिंट रोक दिया, और योगेश ने डीएम की मदद ले ली। डीएम कैसा आदमी है, ये जानने के बावजूद योगेश को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। खैर छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। नहीं विजय, ये टालने वाली बात नहीं है। योगेश और विलास के बीच जो तनाव चल रहा है, ये तनाव कभी खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। अपने पिता के आदर्शों को भूलकर अगर योगेश डीएम के पास गया है, तो सोचो उसके मन की हालत क्या होगी। मिर्जा साहब, इस तनाव का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और विजय, तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है,
आगे अल्लाह पे छोड़ दो, सब ठीक करेगा। मिर्जा साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आखिर मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों के साथ इंसाफ हो। तुम वाकई मुश्किल में आ गए हो, लेकिन एक बात है, इंसान को जब रास्ता दिखाई ना देता हो तो उसे ऊपर वाला राह दिखाता है। इसलिए आगे क्या होगा ये इंसान को उस पर छोड़ देना चाहिए।